ये है सफर आजादी से लोकतंत्र का। आवाज इंडिया टीवी आपको ले जा रहा है इस सफर पर। तो आइए चलते हैं इस सफर पर। ईसा पूर्व से ये देश अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। इसमें से किसी किसी पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी राज्य पे एक राजा का अधिकार नहीं था। जिन पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे राज्य जनपद कहलाते थे। जनपद का मतलब होता है जनता का राज्य, जिसे हम आज लोकतंत्र कहते हैं। भारत तब जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। यहाँ के सभी छोटे बड़े राज्य वैभवशाली एवं संपन्न थे तथा अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र भी। किंतु लगभग 4000 वर्ष पहले ही भारत की सभ्यता पर आक्रमण हुआ था। ये आक्रमण था आर्यों का। जी हाँ, आर्यों ने सबसे पहला हमला भारत की सभ्यता पर किया। यह माना जाता है कि महान सिंधु सभ्यता का अंत इसी आक्रमण के कारण हुआ और कई छोटे छोटे जनपदों का भी अंत किया गया। पूरा भारत, जिसे हम जम्बूद्वीप कहते थे, वो गुलाम हो गया। आर्यों ने यहाँ चातुर्वर्ण का निर्माण किया और जाति वर्ण के नाम पे इस देश को बांट दिया। और यहीं से शुरुआत हुई गुलामी की। जी हाँ, गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी और धार्मिक गुलामी भी। मूल निवासी गुलाम कर दिए गए, सभी तरह की स्वतंत्रता छीन ली गई, पूरी जनता दुखी हो गई। तब एक आशा की किरण नजर आई। एक सूर्य का जन्म हुआ जिसने दुखों से मुक्ति दिलाई, मानव को स्वतंत्रता दिलाई। जी हाँ, वो सूर्य कोई और नहीं, तथागत गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने जीवन जीने का मध्यम मार्ग दिया। अब आदमी मैत्री, बंधुता, करुणा और स्वतंत्रता से परिचय करना सीख गया था। पहली बार किसी ने जातीयता के खिलाफ, वर्णभेद के खिलाफ सिंहनाद किया था। वे थे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुखों से, सामाजिक आडंबरों से स्वतंत्रता दिला दी और मानव मुक्ति की पहली नींव रखी। भिक्खुओं, शुद्धशील हैं बनी तीलियां धम्म चक्र की, न्याय बुद्धि है परिधि चक्र की, हाल विवेक, मननशीलता और नम्रता नाभि, टिकी है जिस पर धुरी सत्य की। दुखमय है जीवन, आंसू का सागर, रोग, बुढ़ापा, असंतोष और अटलता मृत्यु की, मृत्यु के सतत बोध की। दुख की माता तृष्णा, नश्वर जग से ऐसे जुड़ना जिससे दुख का हर प्रहार पड़ता है सहना। सांसारिक इंद्रिय सुख की तृष्णा, जाते जाने की अनरुक तृष्णा, दुख का अंत देखने की झूठी तृष्णा। दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब मिट जाती है तृष्णा। जान गया कुंडन्य, समझ गया, पहचान गया कुंडन्य। भिक्खुओं, जो मनुष्य होता है निपट अकेला और अकेले ही वह सत्य मार्ग पर चलता है, वो गलती से पहली वाली लीक पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भिक्खुओं, एक साथ तुम रहो, एक दूसरे को सहयोग सतत देते रहो, एक दूसरे के प्रयास को शक्ति युक्ति दो। फैलाओ ये सत्य और सिद्धांत विश्व के कोने कोने में। इस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वो काल था जब जनता पूरी तरह निश्चिंत थी, किसी भी गुलामी का भय नहीं था और आक्रमण का भी भय नहीं था। करीब करीब 300 वर्ष बीतने के बाद एक महान साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, जहां बिंबिसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बाद महान सम्राट अशोक ने राज्य संभाला। सम्राट अशोक का राज्य धर्मानुशासित राज्य था। पूरे विश्व में सम्राट अशोक जैसा स्वतंत्रता प्रिय राजा दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर शिलालेख खुदवाए और उस पर यह लिख दिया, मेरे पड़ोसी राज्यों, राजाओं तथा प्रजा, मैं आप सभी को इस स्तंभालेख द्वारा ये वचन देता हूँ कि मैं आप पर आक्रमण नहीं करूँगा। आप मुझसे डरे नहीं, आप एक स्वतंत्र नागरिक है और रहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि। महेंद्र, तुम सिंघल द्वीप जाओ, लंका नरेश को मेरा ये संदेश देना, कहना बोधि वृक्ष से ही जन्मा ये नन्हा सा पौधा मैंने उपहार स्वरूप भेजा है। ये उनके प्रति मेरे स्नेह का प्रतीक है और प्रतीक है इस विश्वास का कि वो अपने देश में धर्म का प्रचार करेंगे। संघमित्रा, तुम साम्राज्य की सीमा के पार पूर्वी देशों में जाओ और धर्म का ऐसा प्रचार करो कि पूरे विश्व में शांति का संदेश फैल जाए। जाओ। इतनी बड़ी महानता सम्राट अशोक ने दिखाई। सम्राट अशोक ऐसे पहले सम्राट हुए जिन्होंने अलग अलग राज्यों में बटे इस भारत देश को एकत्रित किया और एक संघ भारत बनाया। भारत के दक्षिण राज्यों से लेकर उत्तरी अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक ने भारत का एक संघ निर्माण किया और वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। सम्राट अशोक के बाद कुछ 200 वर्षों में ही फिर से दमन और शोषण का दौर शुरू हुआ। जनता छली जाने लगी और चातुर्वर्ण धार्मिक श्रृंखलाओं में देश जकड़ लिया गया। सम्राट अशोक के नाती राजा बृहदत्त की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने कर दी और देश को फिर से गुलामी में धकेला गया। समय का चक्र धीरे धीरे चल रहा था, गुलामी और दमन का चक्र मगर तेजी से चल रहा था। जनता छली जा रही थी। धर्म के नासूर ने पूरे भारत को जख्मी कर दिया था। असली गुलामी यही थी। इस गुलामी को जनता समझ ही नहीं पा रही थी और तभी ईस्वी सन 1504 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। किंतु ये भारत पर पहला आक्रमण नहीं था। इससे पहले आर्यों के आक्रमण को देश ने झेला था। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी और उसके पश्चात अकबर ने गद्दी संभाली। और मुगल काल में भी इस्लाम का प्रचार इस देश में हुआ और यहाँ के मूल निवासियों को भी सेना में जगह मिल गई और थोड़ा थोड़ा आत्मसम्मान इनमें भी जगने लगा। जिन दलितों पददलितों को भारत की भूमि पे खेती का अधिकार नहीं था, उन्हें कुएं से पानी तक भरने का अधिकार नहीं था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली। सारे बाजार, तालाब, कुएं उनके लिए खुल गए। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और आखिर में औरंगजेब ने इस देश पर राज्य किया। मुगलों के राज्यकाल में यहाँ की जनता ने एक बड़ा बदलाव देखा। वो बदलाव बौद्ध काल और सम्राट अशोक के काल के बाद मुगल साम्राज्य के काल में भारतीयों ने देखा। मूलभूत सुविधाएं देखी और साथ ही बड़े बाजार और धर्मशालाएं भी देखी। मुगल साम्राज्य के दौरान ही भारत में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया, जिनमें चार मीनार, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, बीवी का मकबरा, फतेहपुर सिकरी का किला इत्यादि धरोहरें बनाई मुगलों ने। सन 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे सीधे शासन शुरू कर दिया। उस समय कोलकाता को भारत की राजधानी करार दिया गया और पहले गवर्नर थे गवर्नर जनरल वॉटन होस्टिंग। व्यापार करने आई इस कंपनी को इस देश की एक ऐसी कौम का साथ मिला जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। इस देश के बारे में जो जानते थे। मुगल साम्राज्य के दौरान जिन्हें रियासतें मिली, गांव के गांव भेंट कर दिए गए। और इन्हीं लोगों की जानकारी के आधार पर अंग्रेजी शासन ने अपने पंजे यहाँ जमा लिए। भारत देश में जो प्राकृतिक संपदा थी उसका अंग्रेजी शासन को पता था और इसी लालसा में वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों के साथ साथ इस देश में विकास की भी प्रक्रिया आरंभ हुई। आरोग्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं को भारतीय जनता ने जाना और ये सुविधाएं भारतीय जनता ने स्वीकारी भी। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों पर एक प्रतिज्ञा ली जा रही थी। वो थी हिंद स्वराज्य की। छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल राज घबरा गया था। बचाई दखन देश की लाज, लिया जब हाथ राज का ताज,
रचा फिर गढ़ी दुर्ग का जाल, प्रजा थी खुशकिस्मत खुशहाल। सलील पर सेतु बनाया जी हो जी 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 जी, सलील पर सेतु बनाया जी हो जी 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 हो। जलधि पर रख जहाज का भार, मही को देकर प्रेमाधार। जोड़कर 12 मावल एक, दबाए समर्थ शत्रु अनेक। ऐसा नरनाथ शिवाजी जी हो जी 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 जी, ऐसा नरनाथ शिवाजी जी हो जी 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 हो। और महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की स्थापना हो गई। तो मुजरा करने आए हैं राजे। महाराज साहेब तो यहाँ आए ही नहीं, हम तो अनाथ हो गए। जागीर में कोई कायदा कानून है ही नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराज साहब ने जागीर शिवाजी राजे को सौंप दी है, अब वो खुद तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं उनका मुतालिक हूँ, आप लोगों को शिकायत का मौका न मिलेगा। हमें रानी सरकार के दर्शन की इजाजत मिले। राजे, रानी साहिबा से पूछिए, दर्शन देंगी? भाई साहिबा के साथ दर्शन चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहो, बिना डरे कहो। रानी सरकार, हम आपकी वफादार प्रजा हैं। हमने कर देने से कभी इनकार नहीं किया। जितना देना चाहिए दिया। हमारी रक्षा करो रानी सरकार। किसका डर है तुम्हें? जिसका जी चाहे गांव में घुसता है, तलवार दिखाता है, जिस चीज पर मन आता है उसको उठा के चलता बनता है। न घर का आसरा है, न खेत खलिहान का। और ऐसा भी नहीं कि बरस में एक बार आता है या 2 बार, बस मन कहा घुस जाता है। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है। शिकायत किसके पास करे? औरतों का जीना मुश्किल है, कब आबरू लूट जाए कोई भरोसा नहीं। गांव के बाद गांव बेचिराग होता जा रहा है। लोग जान के डर से भाग रहे हैं। कौन है ये लोग जो ऐसा जुल्म ढा रहे हैं? बोलो, डरो नहीं। एक हो तो बताएं सरकार। जो भी घुड़सवारी जानता है गांव में घुसता है। अब समझ लो कि हम बताते हैं बालराजे, आपके देशमुख और देशपांडे जो है वो अपने आप को मालिक मानते हैं। अंग्रेजों का विस्तार देखकर भारतीयों के मन में भी आशंकाएं पैदा हुई और उन्हें लगा ज्यादा देर तक ये गुलामी अच्छी नहीं। आजादी की पहली लड़ाई फूकी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जो मैसूर की राजगद्दी संभाल रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। अंग्रेजों को मैसूर आने से रोका। दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने ही पहली बार अग्नि अस्त्र आजमाया, जिसे आज हम मिसाइल के नाम से जानते हैं। 1857 में मेरठ में सैनिकों का पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ इस चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। इसके केवल 1 वर्ष बाद यानी कि सन 1858 में झांसी की रानी ने झांसी नहीं छोड़ने का ऐलान किया। अंग्रेज गवर्नर डलहौजी झांसी को हड़पना चाहता था और इसीलिए उसने पूरी झांसी को घेरकर लामबंद कर दिया। तभी वीरांगना दुर्गा सेना की सेनापति झलकारी बाई ने झांसी की रानी का धाड़स बढ़ाया और झांसी की रानी को लड़ने की प्रेरणा दी। और झलकारी बाई ने गुप्त रास्ते से झांसी की रानी को किले से बाहर निकाल दिया और उसके स्थान पर खुद लड़ाई लड़ती रही। और इस लड़ाई में झलकारी बाई के पति पूरन कौरी शहीद हो गए, किंतु वीरांगना झलकारी बाई ने अंग्रेजों को नाकाम कर दिया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनते देर नहीं लगती। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का पहला नारा बुलंद किया शहीद बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने अंग्रेज, सेठ और साहूकारों का शासन नकारा। अपनी मातृभूमि के लिए वे हाथ में औजार लिए खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सेना बनाई। धरती के इस आबा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और 9 जून 1900 में
आजादी के संग्राम में वीर समझा। इसके बाद 1928 में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साइमन कमीशन का विरोध किया। वो देश में साइमन कमीशन आने देना नहीं चाहते थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी सदस्य हिंदू नहीं था। लोकमान्य तिलक को स्वराज्य की चाहत होती, पर वह स्वराज्य क्या है, इस पर वह हमेशा असमंजस में थे। अंग्रेजों के जाने के बाद यह राज्य किसके हाथ में आएगा, यह प्रश्न लोकमान्य तिलक को हमेशा सताते रहा। अंग्रेज अधिकारी हूं में इनके कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। अंग्रेजों से वार्ता करने के लिए कांग्रेस बनाई गई। इसके पूर्व महाराष्ट्र में एक और जंग की शुरुआत हुई और ये जंग छेड़ी थी राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने। सदियों से जो लोग गुलाम थे उनकी स्वतंत्रता की मांग की और उसके लिए आंदोलन किए। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुनबी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी कालिमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ बहू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? साड़ी पर ये गोबर और कीचड़, क्या बात है? वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें 20 बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। शूद्रों को और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। सामाजिक और धार्मिक गुलामी से बाहर निकलने की इस लड़ाई में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनका जीवन भर साथ दिया। महात्मा फुले, सेठजी भटजी लाटजी इनकी गुलामी से इस देश को आजाद करना चाहते। ये हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये सड़े हुए पानी की सतह पर फैली हुई काई है। असली हिंदुस्तान, जहां पर आपकी माता रानी विक्टोरिया राज करती है, वो गांव देहातों में है, जहां लाखों भूखे नंगे लोग पेड़ों की साए तले भूख मंगे की जिंदगी गुजार देते हैं, जहां अज्ञान है, जहालत है, जात और धर्म के नाम पर होने वाला शोषण है, जहां अच्छा भला इंसान जानवर की तरह रहने पर मजबूर किया जाता है, वो असली हिंदुस्तान है। मैंने ड्यूक से यह भी कहा कि क्या योर रॉयल हाइनेस आप उस हिंदुस्तान को देखने का कष्ट करेंगे? तिलक, आगरकर, सावरकर, दादा भाई नौरोजी, बिपिन पाल, इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक गांधी युग शुरू हो चुका था। और इसी के साथ एक और आजादी की लड़ाई इधर महाराष्ट्र में शुरू हुई। करोड़ों लोग जो हजारों सालों से गुलाम थे, दलित थे, पददलित थे, आजादी की बातें सब कर रहे थे, पर इनकी आजादी की बातें कोई नहीं कर रहा था। तब सच्चे आजादी की आवाज उठाई मूक नायक ने, और वह मूक नायक थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। गुलामी से दूर करने के लिए बाबा साहब ने पहला आंदोलन किया चौदार तालाब का। बात 1939 की है, जब बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक्स की स्थापना की। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए वह जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से जाकर मिले, किंतु हिटलर ने भारत में रुचि नहीं ली। तब तक सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की स्थापना कर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और इसी वक्त डॉक्टर बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को दास्यत्व से मुक्त कराने के लिए मनुस्मृति का दहन किया।
ये भारत के इतिहास में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई और इस घटना के बाद लोगों को स्वतंत्रता का आभास हुआ। आजादी का आंदोलन पूरे पंजाब में शुरू हुआ और पंजाब का शेर भगत सिंह केवल 17 वर्ष की उम्र में आजादी के जंग में कूद पड़ा। 17-18 वर्ष का ये नौजवान देश का चेहरा बन गया। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग यह हत्याकांड उसने अपनी आंखों से देखा। वो प्रतिशोध उसके दिल में था। भगत सिंह समाजवाद के पक्षधर थे। वे जाति विहीन राज्य चाहते थे। सुखदेव और राजगुरु के साथ इन्होंने मिलकर असेंबली में बम फेंका। इस बम विस्फोट का उद्देश्य हिंसा नहीं था। 23 मार्च 1931 करीब शाम के 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाएं। हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें। खोल दो। उसी वक्त गांधी पूना पैक्ट के लिए अड़ गए और येरवड़ा में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना पैक्ट एक ऐसा दरवाजा था जो अगर खुल जाता तो करोड़ों दलितों की राजकीय गुलामी खत्म हो जाती और उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती। पैनल, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। गांधी जी, आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है। उस वक्त बाबा साहब ने गांधी की बात मान ली, किंतु इस घटना से बाबा साहब बहुत निराश हुए। इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत को छोड़ देने का निश्चय कर लिया और उन्होंने मन बना लिया कि अब वे भारत छोड़ देंगे। बैरिस्टर जिन्ना का यह आग्रह था कि मुसलमानों के लिए अलग देश की स्थापना की जाए। उनकी संकल्पना नए पाकिस्तान की थी और कांग्रेस ने इसे तत्वतः मान भी लिया था। अब भारत दो टुकड़ों में बंटने वाला था। सन 1946 में सिंधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसमें भीषण दंगे हुए, 5000 लोग मारे गए। अब बंटवारा होना तय हो चुका था। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना कहा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सिरिल रेडक्लिफ ने तैयार की। अंग्रेजों ने 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद करने का मन बनाया और 15 अगस्त को भारत आजाद करने का निर्णय लिया। 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और इसी दिन भारत को एक आजाद राष्ट्र करार दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्याय मंत्री बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अब तक भारत का संविधान नहीं बना। भारत के सर्वोच्च संविधान का निर्माण अब भी बाकी था। सन 1947 को संविधान मसूदा समिति का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। उनके साथ 4 और सदस्य भी थे, जिनमें वल्लभ पंत, मुंशी, अय्यर, अयंगर, मित्तल, सदाउल्लाह इत्यादि शामिल। वक्त के साथ बाकी सदस्यों के निजी कारणों की वजह से मसूदा समिति की सभाओं में वे नहीं आ पाते थे। मसूदा समिति के कुछ लोग बीमार पड़ गए। ऐसे में संविधान का पूरा जिम्मा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कंधों पर आ गया और विश्व के सबसे बड़े और सबसे अच्छे संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने किया। समता, बंधुता, न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने वाला संविधान 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सौंप दिया। धन्य है हमारा लोकतंत्र, धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारा संविधान, धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है यहाँ के लोग।